अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम CHN 3 से एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमने थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया था। उसके अंदर दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, प्रायोरिटी सेटिंग्स, केलीज और डेलीज के बारे में हम बात करेंगे। बट ये वाली जो चीज़ें हैं केलीज और डेलीज का, ये इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रायोरिटी सेटिंग्स के प्रायोरिटी सेटिंग क्या है, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 7 होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि प्रायोरिटी सेटिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या है। उसमें खैर ये तो बात की बात होगी केलीज और डेलीज की। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज करना है, इस तरह की चीजें हम मतलब ओवरऑल प्रायोरिटी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है व्हाट इज प्रायोरिटी सेटिंग, कि प्रायोरिटी सेटिंग है क्या। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है, यानी प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो प्रायोरिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भाई आपने सारी रात जो है वो जागते रहना है या आपने सोना है। ठीक है, तो आपका अगर आपने पूरा दिन बहुत ज्यादा काम किया है, आप थक गए हैं, ठीक है, तो आप सोने को ज्यादा प्रेफर करेंगे ना। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को अहमियत देना। सही है। अब जब हम प्रायोरिटी सेटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि विच हेल्थ प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड फर्स्ट। ठीक है, जब हम कम्युनिटी में जाते हैं और हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कम्युनिटी के लोगों को आपने जो है वो किसी चीज के बारे में एजुकेशन देना है या उनकी हेल्प करनी है, तो वहां पे मसले बहुत सारे होंगे, लेकिन आपने किस चीज को ज्यादा अहमियत देनी है, किस चीज को फर्स्ट रखना है। ठीक है, और फर्स्टली किस चीज के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, तो वो आपकी जो मतलब प्रायोरिटी है, जो आपकी अहमियत देनी है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेटिंग। अब ये हम कैसे करेंगे, मतलब मसले तो बहुत सारे हैं, तो हम उसमें से कोई एक मसला चुनेंगे कैसे, वो पूरा मतलब ये पूरा टॉपिक उसी चीज के बारे में है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। जितने भी मसले हैं उनको पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब पहले हम देखेंगे भाई कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, फ्लू है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रॉब्लम जो है पहले हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब ये कि वो मसला कितना खतरनाक है। ठीक है, वो उससे जो है कितनी जाने जा सकती है, कितने ज्यादा लोग उससे मुतासर हैं। तो जितने लोग ज्यादा मुतासर होंगे या जिसका खतरा ज्यादा होगा, उसी चीज को हम पहले नंबर पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में 50% लोगों को डायबिटीज है, 10% लोगों को फ्लू है, और इस तरह के कोई 5-10% जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मतलब आधा जो पॉपुलेशन है, आधी जो आबादी है तकरीबन, वो डायबिटीज का शिकार है। तो मतलब ये इसका रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, या रैंक ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो प्रॉब्लम का बर्डन ज्यादा होगा, ठीक है, उसी को हम फर्स्ट पे रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमें पता चला कि भाई डायबिटीज ज्यादा कॉमन मसला है, उससे खतरा ज्यादा है, तो इसको आपने पहले जो है वो सेलेक्ट करना है और इसके लिए आपने काम करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम किसी भी मसले को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज यानी कि उसको अहमियत देते हैं, कौन से मसले को पहले हल करना है। अच्छा जी, फिर आगे जो है आपको ये बताया जा रहा है कि मतलब वाई प्रायोरिटी सेटिंग मैटर्स। ठीक है, हम जो है प्रायोरिटी सेटिंग क्यों करते हैं, या फिर आप जो है इस तरह के मसले क्यों देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमने किसी मसले को अहमियत क्यों देनी है। सारे मसले हम एक साथ भी तो हल कर सकते हैं ना, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली चीज, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी हमारे पास पैसे कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, वसाइल कम होंगे, हेल्थ केयर के लोग हमारे पास कम है, इंजेक्शन कम है, मेडिसिन कम है, तो हम ये हर मसले पर ज़ाया नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले क्या करेंगे कि जो मसला ज़्यादा अहम है, जिसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, तो हमारे बजट्स जो है वो कम होते हैं, इसीलिए हम कम बजट को ज्यादा अहमियत वाली चीज पे या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे खर्च करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट्स व्हाई हम प्रायोरिटी सेटिंग करते हैं। दूसरी चीज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मसले बहुत है और सब मसलों को हम एक साथ नहीं हल कर सकते। कम्युनिटीज फेस मेनी कंपेटिंग हेल्थ चैलेंजेस, यानी बहुत सारे मसले होंगे, तो हम सब मसलों को एक साथ नहीं हल कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कोई एक मसला चुनेंगे और उसको पहले रखेंगे, बाकी मसले बाद में देखेंगे। ठीक है, नंबर 3, एफिशिएंट यूज।
ज़ाहिर है आपकी जो एनर्जी है, जो आपके वसाइल है, उसको आप सही तरीके पर और ग्रेटेस्ट उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एविडेंस बेस्ड, ज़ाहिर है आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका रिसर्च बेस्ड होगा, ठीक है? एक मसले के लिए आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और बेटर आउटकम। एक मसले को अगर आप हल करेंगे और एक मसले के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके पॉपुलेशन या फिर उसके आउटकम्स जो है पॉपुलेशन में इम्प्रूव होंगे, यानी अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? अच्छा, क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी सेटिंग। अब हमने जो है वो किस तरह रूल क्या होंगे या फिर आप कह सकते हो किस तरह उसकी सेटिंग्स करनी है, किस तरह हमने देखना है कि भई कौन से मसले को हम पहले हल करेंगे। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड, कितने लोग उससे मुतासिर हैं। अगर लोग ज़्यादा मुतासिर होंगे तो वो मसला टॉप पे आता जाएगा, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ होगी सेवेरिटी, कितने लोग उससे मतलब वो कंडीशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? ज़्यादा खतरनाक होगी तो ज़्यादा हम उसको अहमियत देंगे, कम खतरनाक होगी, इतना सीरियस नहीं है तो वो नीचे आता जाएगा, ठीक है? इसी तरह फीसिबिलिटी, कैन इट बी कंट्रोल्ड या प्रिवेंटेड, क्या इसका हमारे पास कोई इलाज है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, इस तरह का कोई इलाज या कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का घर बनाना है, अब घर बनाना हमारे हाथ में तो नहीं है ना, तो वो हमारे लिए फीसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई इधर-उधर मसला है, हेल्थ इश्यू है तो हम उसको कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक है? तो हम उसको फीसिबिलिटी देखते हैं। इसी तरह नंबर 4 जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव। इज इंटरवेंशन अफोर्डेबल, यानी जितना खर्चा उस पे आएगा, क्या हमारे पास उतना बजट है, क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? और नंबर 5 है कम्युनिटी कंसर्न्स, व्हाट मैटर्स टू पीपल, यानी क्या लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोग चाहते हैं कि वो मसला हल हो, ठीक है? और नंबर 6 इज प्रिवेंटेबिलिटी, कैन इट बी प्रिवेंटेड, क्या उस मसले को फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वो मसला होने से पहले हम उसको रोक सकें, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारे पास क्राइटेरिया होती है या फिर इन सब चीजों को हम देखते हैं जब भी हम कोई मसला हल करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जब आप इसके मेथड्स देखेंगे तो प्रायोरिटी सेटिंग के कुछ मेथड्स, कुछ तरीके बताए गए हैं, ठीक है? जिसमें 5 तरीके आपको यहाँ पे दिखाए गए। पहला है सैंपल रैंकिंग, दूसरा है डेल्फी टेक्निक, तीसरा है हैनलन मेथड, नंबर 4 है बीपीआरएस, ठीक है? नंबर 5 है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हर एक के ऊपर हम जो है बात करेंगे डिटेल से, आगे जो है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? पहला जो मेथड आपको बताया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड सिंपल रैंकिंग, ठीक है? सिंपल रैंकिंग जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसमें हम प्रॉब्लम्स को सिंपली रैंक करेंगे। रैंक मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को तरतीब से रखते हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। अब इसमें भी हम कम्युनिटी के जितने मसले होते हैं उनको हम रैंक वाइज देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग वेयर हेल्थ प्रॉब्लम आर लिस्टेड, ब्रीफली डिस्कस्ड एंड देन रैंक्ड बाय अ टीम बेस्ड ऑन अ ग्रुप जजमेंट एंड सेंसेस, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं कि आप एक कम्युनिटी में गए, वहां पे जितने मसले होंगे यानी जितने उनकी प्रॉब्लम्स होंगे, जाहिर है आप जैसे कि हमने पहले बात की कि सब मसलों को तो आप एक साथ नहीं हल कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे? रैंक करेंगे उन मसलों को। रैंक करने का मकसद ये कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप या आप उनको तरतीब से रखेंगे। तरतीब के बाद क्या होगा कि प्रायोरिटी सेटिंग आपने करनी है वेयर प्रॉब्लम्स आर लिस्टेड, यानी आपने प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाई, उनके ऊपर बात की, डिस्कस किया कि भाई हमने किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, कौन सा मसला पहले हल करना है, ठीक है? एंड देन रैंक बाय अ टीम बेस्ड ऑन अ ग्रुप जजमेंट एंड सेंसेस, और फिर आपने उसके ऊपर एक 20-30 मिनट की बात की, उसके ऊपर मीटिंग की और आपने क्या किया? उसको तरतीब से रखा कि ये मसला ज़्यादा खतरनाक है तो इसको हम 1 पे रखते हैं, ये उससे थोड़ा-सा कम खतरनाक है तो 2, 3, 4, 5, ठीक है? इस तरह के हम उसको रैंक करते हैं। तो जो मसला ज़्यादा खतरनाक होगा वो ऊपर जाएगा, जो मसला कम खतरनाक होगा वो नीचे आएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें इसके मतलब फीचर्स क्या होंगे कि नो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज रिक्वायर्ड, इसमें आपको कोई फार्मूला, कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ है। 10 मसले हैं और आपने उनको 10 नंबर वाइज़ रखना है, ठीक है? या 5 मसले हैं तो 5 को आपने 1, 2, 3, 4, 5 पे रखना है, ठीक है? जो सबसे पहले आएगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो कम खतरनाक होगा, ठीक है? अच्छा, रिलाइज ऑन टीम डिस्कशन एंड कंसेंसस, इसका मकसद क्या होता है या ये किस चीज से आएगा? टीम डिस्कशन, लोग बात करेंगे और मतलब टीम के अंदर जो लोग होंगे, ठीक है, वो बात करेंगे, वही डिसाइड करेंगे, उनके बीच में लास्ट में जो फैसला होगा उसी के ऊपर ये डिसाइड होगा। रैंक 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम,
रैंक 1 पे जो आएगा वो सबसे मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला मसला होगा, यानी जिसको सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, ठीक है। क्विक टू अप्लाई इन ए फील्ड सेटिंग, और ये जल्दी जल्दी होते हैं, यानी इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता कि भाई इसमें आप मुझे एक हफ्ता दे दो फिर हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ये काम हो जाता है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके स्टेप्स 4 स्टेप होते हैं। लिस्ट ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कलेक्ट एंड राइट डाउन ऑल द आइडेंटिफाइड कम्युनिटी हेल्थ। पहला स्टेप आपका क्या होगा इसमें कि आप जो है सारे मसले लिखेंगे, ठीक है, और उनको जो है उनका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ब्रीफ टीम डिस्कशन, टीम रिव्यूज ईच प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट एंड कम्युनिटी बर्डन। फिर टीम क्या करेगी, वो देखेगी कि भाई कौन सा मसला ज्यादा खतरनाक है, किस मसले का असर ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर किस मसले से लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर 3 असाइन रैंक्स, फिर आपने उनके रैंक्स बनाने हैं, मतलब नंबर वाइज उसको रखना है, ठीक है। और नंबर 4 जो है रीच फाइनल सेंसस, फिर आप लास्ट में एक फाइनल डिसीजन पे आएंगे, अपना एक मतलब एक डिसीजन करेंगे कि भाई हाँ हमने जो है ये पहले रखना है, ये बाद में रखना है, ये बाद में, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं कि फास्ट एंड इजी टू यूज, ये बहुत जल्दी होता है, ये आसान तरीका है, इसमें आपको कोई साइंटिफिक चीज, कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फार्मूला वगैरह नहीं चाहिए होता, और ना ही कोई ट्रेनिंग या टूल की जरूरत होती है, ठीक है। नुकसानात इसके ये होते हैं कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, यानी हर बंदे की अपनी राय होती है इसमें, ठीक है। ये आप जो है वो नहीं कर सकते हो कि भाई कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, ठीक है। लेस साइंटिफिक है और बेस्ड ऑन ओपिनियन, मेरी राय है, मुझे शायद एक चीज खतरनाक लगती है तो दूसरे को नहीं लगती होगी, या मैंने कोई केस ऐसा देखा है फॉर एग्जांपल जो ज्यादा खतरनाक था लेकिन वो असल में खतरनाक है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के उसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की राय के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि कम्युनिटी में 4 बड़े मसले हैं, ठीक है। एक है माल न्यूट्रिशन, एक है डायरिया, एक है फीवर और एक है हाइपरटेंशन। तो फॉर एग्जांपल ये हम इधर उधर करते हैं, अभी तो ये रैंक में है ना, अगर हम ये रैंक से हटा के देख लें कि हमारे पास ये 4 मसले हैं, तो इन 4 मसले को आप रैंक वाइज कैसे देखोगे। उसमें हमने देखा कि भाई माल न्यूट्रिशन जो है उससे 80% बच्चे जो है वो अफेक्टेड होते हैं, यानी 80% बच्चे मुतासिर है। डायरिया जो है वो 65% है, डेंगू 40% है, हाइपरटेंशन जो है वो 30% है। तो इसमें जो मसला जितना ज्यादा होगा उसको हम 1 पे रखेंगे। जैसे माल न्यूट्रिशन 80% बच्चे उस चीज से गुजर रहे हैं तो है हमारा रैंक 1 पे आएगा। डायरिया 65 है तो 2 पे आ गया, डेंगू 40 है तो 3 पे आ गया, हाइपरटेंशन 30 है तो ये 4 पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम उसको रैंक करते हैं। अब जब ये रैंक 1 पे आ गया तो हमने सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करना है और सबसे पहले हमने इस चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब टीम ये चीज डिसाइड कैसे करती है, मतलब ये इस चीज पर ये कैसे पहुंची। तो टीम गैदर्ड ऑल द कम्युनिटी डेटा एंड रिपोर्ट्स, तो हमने क्या किया, मतलब एक टीम जो थी उसने तमाम तर जो डेटा था या जो रिपोर्ट्स थी उसको कलेक्ट किया, ठीक है। डिस्कस ईच प्रॉब्लम इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी, और फिर हर मसले का असर देखा कि भाई कौन सा मसला कितना खतरनाक होता है, ठीक है, और जो है वो किस तरह हमने उसको हल करना है, ठीक है। फिर इसी तरह ईच मेंबर वोटेड ऑन रैंकिंग प्रायोरिटी, फिर सब ने मिलकर जो है बात की कि भाई अभी हमने किस मसले को पहले हल करना है, प्रायोरिटी कौन सी होती है। अचीव सेंसेस आफ्टर ओपन डिस्कशन, और लास्ट में जो है वो एक रिजल्ट पर पहुंच गए। सेंसेस मतलब एक खत्मी बात, एक रिजल्ट, ठीक है। और कंसेंसस, सॉरी। और इसी तरह माल न्यूट्रिशन रैंक 1 ड्यू टू हाईएस्ट प्रेवलेंस एंड सेवेरिटी, और माल न्यूट्रिशन के इस नतीजे पर हम पहुंचे कि भाई ये ज्यादा खतरनाक है, इसे 80% बच्चे अफेक्टेड है, तो इसको पहले हल करना है, बाकी चीजें बाद में, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि माल न्यूट्रिशन रैंक नंबर 1 रिसीव फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इंटरवेंशन प्लानिंग, ठीक है। तो ये नंबर 1 प्रॉब्लम है तो इसको पहले हल करना है। अच्छा, दूसरा मेथड जो है हमारे पास उसको कहते हैं डेल्फी टेक्निक, ठीक है। अब डेल्फी टेक्निक क्या है, स्ट्रक्चर्ड iterative method that uses multiple rounds of anonymous questionnaires sent to a panel of experts. Result are summarized and feedback until the group reaches consensus, ठीक है। अब डेल्फी जो है ये एक तरीका है जिसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं, यानी वो लोग जो माहिर होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज या कम्युनिटी के लीडर्स, ठीक है, उनको किसी हेल्थ प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देने के लिए जो है वो सर्वेज उनसे पूछे जाते हैं, उनको सर्वेज भेजे जाते हैं। आप समझो कि क्वेश्चनेयर भेजे जाते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चनेयर जो है वो अपनी तरफ से फिल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने 10-15 लोगों को सेलेक्ट किया और 10-15 लोग उस जगह पे मौजूद नहीं है,
उनको बस आपने प्रॉब्लम बताना है, ठीक है, खैर वो बात की बात। बट आपने कम्युनिटी के 10-15 प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल लिख लिए और आपने 10-15 क्वेश्चनेयर बनाए या 10-15 पेजेस पे वो चीज लिखी और आपने अलग अलग लोगों को वो भेजा, ठीक है। जब आपने अलग अलग लोगों को भेजा तो वो लोग एक साथ नहीं है, वो डिस्कस नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे का पता नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को रैंक करेंगे। जैसे मुझे किसी जगह से एक पेज आया कि आपको ये 5 मसले बताए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा मसला ज्यादा खतरनाक है, तो आप उसको पहले लिखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लिखें। तो ये इसी तरह वो 10-15 लोगों से हम करवाते हैं, 10-15 लोगों को हम क्वेश्चनेयर भेजते हैं या उसी तरह की एक रिपोर्ट भेजते हैं और वो अपने हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को रैंक करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनसे वो वापस मंगाते हैं। तो जब वो वापस आता है तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 10 लोगों को हमने भेजा था तो उसमें से 7 लोगों ने एक ही मसले को फर्स्ट पे रखा। जैसे हमने देखा कि भाई 10 लोगों में से 7 लोगों ने ये बोला कि माल न्यूट्रिशन जो है वो फर्स्ट मसला है, तो आप इसको फर्स्ट खत्म करें, ठीक है। लेकिन 3 लोगों ने कुछ और बोला, तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा उनको भेजेंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई 7 लोगों ने ये बोला था, 3 लोगों ने ये बोला है, अब आप दोबारा अपना आंसर जो है वो चेक करें और दोबारा उस मेथड को उसके ऊपर गौर करें और दोबारा बताएं, ठीक है। तो शायद अभी पहले 7 थे तो अभी शायद 9 या 10 लोग कहेंगे कि हाँ माल न्यूट्रिशन को ही जो है वो आप पहले खत्म करें, ठीक है। तो ये हम बार बार राउंड्स में उनसे पूछते रहते हैं, ठीक है, अनटिल उस वक्त तक जब सबकी राय एक ना हो जाए, ठीक है, या सब एक ही बात पर मुत्तफिक ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को डेल्फी टेक्निक कहते हैं। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये कोई एक दूसरे को नहीं जानते, कोई मीटिंग नहीं होती, इसीलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो खुद से ही अपना फैसला लेते हैं। लेकिन इसमें जरूरी बात ये होता है कि वो जो है वो सारे लोग अपने फील्ड के माहिर होते हैं, यानी उनको उस चीज का पता होता है, ठीक है। और वो जो है उसमें आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को देख के किसी मसले को रैंक करे, सही है। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं कि एनोनिमस रिस्पांस रिड्यूस पेयर प्रेशर, कि वो अलग अलग होते हैं, तो जो दोस्तों का प्रेशर होता है या एक बंदे जो आपके पास बैठा हुआ है उसका प्रेशर होता नहीं है, आप खुद से करते हो, ठीक है। मल्टीपल राउंड्स रिफाइन इन नैरो ओपिनियन, आपसे बार बार पूछा जाता है, तो लास्ट में जब आप एक मसले को हल करते हैं या फिर एक अंजाम पर पहुंचते हैं या रिजल्ट पर, ठीक है, तो वो बिल्कुल रिफाइन हो चुका होता है, मतलब एक बिल्कुल सही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स नेवर नीड टू मीट इन पर्सन, वो आपस में मिलते नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती उसकी। कंट्रोल फीडबैक लूप ड्राइव्स कंसेंसस, ठीक है। और बार बार आप उनसे फीडबैक लेते हो तो आप लास्ट में जो है एक रिजल्ट पर पहुंच जाते हो। अब इसके क्या प्रोसेस है, पहला है सेलेक्ट एक्सपर्ट पैनल। पहले आप जो है लोगों को सेलेक्ट करेंगे, वो लोग 10-12 लोग हो सकते हैं, ठीक है। चूज हेल्थ प्रोफेशनल, कम्युनिटी लीडर्स एंड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर राउंड 1 में क्या करेंगे, राउंड 1 में आप क्वेश्चनेयर या फिर वो लिस्ट बनाएंगे और उनको भेजेंगे, ठीक है। तो जब वो भेजेंगे रिटर्न सर्वे उनको भेजेंगे, वो क्या करेंगे, वो उसको फिल करके या रैंक करके आपको वापस भेजेंगे। फिर आप क्या करेंगे, समराइज रिस्पॉन्सेज, उनके जो रिस्पॉन्स होंगे या उनके जो जवाबात होंगे उसको आप समराइज करेंगे कि प्लान ने ये बोला, प्लान ने ये बोला, तो वो आप हर एक को देखेंगे। आप देखेंगे कि भाई 7-8 लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ही मसले को 1 पे रखा है, 2-3 ने दूसरे मसले को 1 पे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि वो उन सबको एक ही पॉइंट पे लाने के लिए उनको दोबारा वो चीज भेजेंगे, राउंड 2 रिवाइज एंड रिफाइन, मतलब आप दोबारा उनको बताएंगे कि भाई अब ये आपने दोबारा फिल करना है, आप अपना जवाब चेंज कर सकते हो, लेकिन इतने लोगों ने ये चीज बताई है, ठीक है। नाम उसमें शामिल नहीं होते कि आप किसी का नाम बताएं, ठीक है, बट आप उसका जवाब सिर्फ बताते हो, ठीक है। एक्सपर्ट रिवाइज ओपिनियन बेस्ड ऑन ग्रुप सेंड फीडबैक, ग्रुप फीडबैक समरी, ठीक है। मतलब आप उनको वही चीज बताते हो, फीडबैक बताते हो कि भाई पहले में ये आया, तो अब आप दोबारा बताएं और अपना जवाब आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आप वही रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। फिर जब वो दोबारा भेजते हैं तो वो फाइनल कंसेंसस होता है, यानी फाइनल आखिरी जो जवाब होता है। रिपीट राउंड्स अनटिल स्टेबल कंसेंसस इज रीच, तो फिर आप दोबारा करते हो तो दोबारा शायद वो जवाबात 7 से 9, 10 पे पहुंच गए हो, ठीक है। या फिर अगर अब भी नीड है दोबारा मजीद उसको बढ़ाने की तो आप तीसरा राउंड भी उसमें करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। और लास्ट में जो है हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं और फिर उस मसले को हल करते हैं, ठीक है।
अब इस चीज का फायदा क्या होता है कि ये रिड्यूस बायस, इसमें गलती होने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि आप एक साथ मिलकर काम नहीं करते हो, आप डिफरेंट लोगों से पूछते हैं और एक रिजल्ट पे पहुंचते हो। ठीक है, तो एक साथ जब एक सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें एक्सपर्ट नॉलेज शामिल होती है, अचीव ट्रू कंसेंसस, और इसमें आप एक अच्छे रिजल्ट पर या एक अच्छे फैसले पर पहुंचते हो कि किस चीज के ऊपर काम करना है। ठीक है, लेकिन इसके नुकसानात क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए, 10-15 लोगों को ढूंढना, फिर उनसे ये चीज फिल करवाना मुश्किल होता है, और मल्टीपल राउंड्स नीडेड। और जब आप बार बार उनको वो चीज भेजेंगे, जब बार बार उनसे वो फिल करवाएंगे, तो वो भी बोर हो जाएंगे कि यार पता नहीं ये क्या है, क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्यों बार बार भेज रहे, तो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत, तो इसीलिए ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जी, तो इसमें जैसे कि हमने डेल्फी टेक्निक की बात की, इसमें भाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया हुआ है कि सिनेरियो है 10 कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रायोरिटाइज हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू टू डेल्फी राउंड्स। ठीक है, मतलब 10 लोग हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है। ठीक है, उन्होंने 2 राउंड्स में या 2 सर्वे में जो है एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है इस मसले को पहले हल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले राउंड में इनिशियल जो उनका ओपिनियन आया था, उनमें 10 में से 7 लोगों ने कहा था कि भाई वो है 70% माल न्यूट्रिशन। ठीक है, 5 लोगों ने कहा था डायरिया दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो है वो डेंगू, और इस तरह के ना। फिर दोबारा जब हमने राउंड किया तो उसमें मतलब 2 लोग और शामिल किए, पहले 7 थे अब 9 हो गए, यानी 90% लोग कह रहे हैं कि आप माल न्यूट्रिशन को पहले और डायरिया और डेंगू इस तरह की चीजों को बाद में करें। ठीक है, तो 70 to 90% गया, मतलब इसमें ये कि 90% कंसेंसस जब अचीव हुआ, तो इसका मतलब ये कि वो टॉप उस पे चला गया, और हमने उस मसले को पहले हल करना होता है। तो डेल्फी टेक्निक इसी तरीके से वर्क करता है कि हम डिफरेंट लोगों से मतलब उनका सर्वे लेते हैं, क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, एक्सपर्ट होंगे वो, और उनकी राय जानेंगे, और जब तक कि सबकी राय सेम नहीं होती या बहुत ज्यादा हद तक मैच नहीं करती, ठीक है, तो हम ये राउंड्स करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 3 जो मेथड है उसको हम कहते हैं हैनलेन मेथड। अब हैनलेन मेथड में जैसे कि आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि इट इज सिस्टमेटिक scientific approach used in community health nursing to prioritize health problem based on their size, seriousness, effectiveness of intervention and feasibility। ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक तरीका है, या फिर आप कह सकते हो एक तरतीबवार चीज है, जिसमें हम एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, और उस फॉर्मूले के हिसाब से जो है हम मतलब एक प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें साइंटिफिक अप्रोच यूज इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर साइज, मतलब वो मसला जो काफी बड़ा हो, जिसने काफी लोगों को मुतासिर किया हुआ हो। ठीक है, कितना वो सीरियस है वो मसला, और कितना हम उसको सही तरीके से इफेक्टिवली उसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी मसले का हल नहीं है और हम उसके पीछे लगे रहें। ठीक है, तो ये चीज नहीं, पहले आपने ये देखना है कि क्या हम इस मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, फीसेबल है और इंटरवेंशन जो है वो हम उसको कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक और नंबर बेस्ड मेथड होगा, यानी इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, जो हेल्थ प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक फॉर्मूले के जरिए हर प्रॉब्लम का स्कोर निकलता है, फिर जिस प्रॉब्लम का स्कोर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम पहले रखेंगे और इसी तरह उसको हल करेंगे। जैसे यही है कि identify which community health issue should be addressed first using objective numerical scoring, मतलब कुछ नंबर्स के बेस पे हम देखते हैं, जो नंबर जितना बड़ा होगा उस हिसाब से हम उसका स्कोर देखेंगे। सही है, अच्छा, अब इसमें जो है इसका फॉर्मूला आप देखो, प्रायोरिटी स्कोर मतलब फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल, ये मतलब ये हम पहले प्लस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, अब ये है क्या, ये ए बी सी डी है क्या, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ए का मतलब है साइज ऑफ प्रॉब्लम, साइज ऑफ प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितने लोग उससे मुतासिर है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय द हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कितने लोग उससे मुतासिर है। ठीक है, और
अगर स्कोर जितना बड़ा होगा, लार्जर पॉपुलेशन इफेक्टेड हाई स्कोर, यानी अगर ज्यादा लोग मुतासिर होंगे तो स्कोर बड़ा आएगा। और इसमें हम 10 में से ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में से 8 या 9 आ रहा है तो मतलब कि बहुत ज्यादा लोग मुतासिर है, 1 या 2 आ रहा है तो बहुत कम लोग मुतासिर है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका जब साइज मालूम करते हैं तो 10 में से लेते हैं, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह के जब वो नंबर आते हैं तो मतलब ज्यादा लोग मुतासिर है, अगर कम नंबर आता है तो कम लोग मुतासिर है। ठीक है, तो ये एक चीज ये हम देखते हैं। ए से आएगा साइज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कितने लोग उससे मुतासिर है। दूसरा बी से आएगा सीरियसनेस, मतलब ये हमारा एक वो है ना, एक तरतीब से हम देखते हैं। तो बी से आएगा सीरियसनेस, सीरियस मतलब वो मसला कितना खतरनाक है, असेस द इम्पैक्ट, और ये 20 में से हम लेते हैं। फिर उस 20 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब कितना अर्जेंट उसको केयर की नीड है। ठीक है, 5 में से हम उसका नंबर देते हैं, अगर 5 में से 4 है तो मतलब ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, उससे आगे जाके अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो उससे क्या मसला हो सकता है, मौत, डिसेबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल 4 आपने उसमें से दे दिए या 5 दे दिए, ठीक है, फिर उससे आपका इकोनॉमिक लॉस कितना हो सकता है, यानी जाहिर है आप काम पे नहीं जाओगे, पैसे नहीं आएंगे, मसला। उसमें से भी 5 या 4 आपने फॉर एग्जांपल कर लिया, जितना ज्यादा नुकसान हो रहा है उतना आपने बड़ा नंबर देना है। ठीक है, और कम्युनिटी कंसर्न के लोग जो है वो क्या चाहते हैं, ठीक है, लोग उसका इलाज करते हैं नहीं करते हैं या क्या चाहते हैं। तो इसी तरह ये 20 नंबर जो है टोटल, इसको हम इन 4 चीजों में डिवाइड करते हैं, और फिर 5 में से आपने नंबर देने, जैसे आपने इसमें से 5 में 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया। ठीक है, तो आपके 20 में से 5 और 4 9 और 4 13 और 3 16, यानी 20 में से 16 आ गए सीरियसनेस, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपका मसला साइज ऑफ द प्रॉब्लम भी बड़ा हो गया, जो कि तकरीबन आप समझो कि 8 आ गया, और सीरियसनेस भी उसकी काफी बड़ी है, यानी कि वो 16 आ गया। ठीक है, फिर आएगा उसका नंबर 3 पे इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस भी हम 10 में से लेते हैं, measure how effective the available intervention is in the solving or reducing the problem। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई हम मसले को कितने हद तक खत्म कर सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, उसका इलाज आ, मतलब अच्छा होगा, उससे जो है वो मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा अच्छा इलाज हो सकता है तो हम उसको 10 में ज्यादा नंबर देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि 90% चांसेस है इसका इलाज होने के और अच्छा इलाज होने के, मतलब खत्म। तो 9 में 10 में से हम 9 मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, ये होगा इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर आएगा नंबर डी, पर्ल टेस्ट, इसको कहते हैं पर्ल टेस्ट। ये जो इसमें लिखा है PEARL, ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं। तो ये पर्ल को सबको मिला के 1 अगर आता है तो हम उसको काउंट करेंगे 1, और अगर उसमें से कोई भी चीज एक मिसिंग हो गई या कोई भी चीज जो कंट्रोल में नहीं है तो वो होगा 0। ठीक है, मतलब अगर सारे ही सही है तो 1 काउंट होगा, अगर उसमें से एक भी नहीं है तो सारा 0 काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इज फिजिबल, क्या हमारे लिए इसका इलाज मुमकिन है, क्या हम इस चीज को हल कर सकते हैं। फिर उसमें डिफरेंट चीजें होंगी ना, वो अभी हम देखेंगे। अगर वो सब ठीक है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अगर सारे कर सकते हैं तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और अगर उसमें से एक भी नहीं कर सकते तो वो फिर फेल हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब को ABCD को इसी तरह फॉर्मूले के बेस पे हम देखते हैं, और फिर उसको उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। अब रिजल्ट में जितना नंबर ज्यादा आएगा उतना जो है हम उस चीज को पहला प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, अब ये पर्ल का जो है आपको यहाँ पे बताया कि ये पर्ल में क्या आता है, पर्ल डिटरमाइन वेदर इट इज फीजिबल टू एड्रेस अ हेल्थ प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, यानी उसमें हम देखते हैं कि भाई क्या पर्ल के अंदर 5 चीजें हैं, 5 चीजों को चेक किया जाता है, अगर एक भी फैक्टर नो आया तो मतलब आपका जो डी है ना, पर्ल डी होता है, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, तो डी आपका 0 हो जाएगा, और जब आपका डी 0 हो जाता है तो वो बीमारी या वो मसला आपकी लिस्ट से निकल जाएगा, आप उसको फिर ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी वो आपके बस की बात नहीं होगी, या फिर वो आपके हल करने के नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें होती क्या क्या चीजें, जैसे कि पी से आएगा क्या लिखा हुआ है, प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी यानी इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द हेल्थ एजेंसी टू एड्रेस द प्रॉब्लम, क्या ये हेल्थ एजेंसी के लिए सही है, मतलब एज अ हेल्थ वर्कर ये मेरा काम है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है।
जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो और हॉस्पिटल में अगर आपसे जो है वो सफाई करवाई जाए, ठीक है, तो वो तो आप एज ए नर्स एज ए डॉक्टर आपका काम नहीं है ना, तो मतलब वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या वो आपका काम है? अगर वो है, यहाँ पे चलो मैं वो कहाँ गया, नहीं नहीं सॉरी, अगर वो आपका काम है, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको, अरे यार, आपने इसको टिक करना है ऐसे, ठीक है, ये आपका हो गया टिक। और अगर नहीं है तो आपने क्रॉस करना है। जब आपने इसको क्रॉस कर लिया तो बाकी सारी चीजों को आपने देखना ही नहीं है, फिर तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि एक भी क्रॉस हो गया तो वो मसला निकल जाएगा। अच्छा, फिर अगर फॉर एग्जांपल ये टिक हो गया, फिर दूसरा आएगा इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी हमारे पास क्या इतने फंड्स, इतने पैसे हैं कि हम इस मसले को खत्म करने के लिए यूज करें। आर सफिशिएंट फंड्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल, अगर ये भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्रॉस हो गया तो भी मसला खत्म, ठीक है, फिर आप उसको नहीं चढ़ेंगे। फिर नंबर 3 पे आएगा ए, एक्सेप्टेबिलिटी। विल द कम्युनिटी एक्सेप्ट एंड सपोर्ट द इंटरवेंशन, क्या हम जिस तरीके से इलाज करेंगे क्या कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करेगी तो सही है, और अगर नहीं करेगी तो क्रॉस हो जाएगा, फिर भी आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नंबर 4 पे आएगा आर से रिसोर्सेज, आर स्टाफ फैसिलिटीज इक्विपमेंट एंड सप्लाईज अवेलेबल। उसके लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, लोग चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, जो जो चीजें आपको चाहिए, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो क्रॉस, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह एल से आएगा लीगलिटी, इज द इंटरवेंशन लीगली और एथिकली परमिटेड, क्या हम जो काम करेंगे वो लीगल तौर पर सही है या उसकी इजाजत हमें है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपकी सही होंगी तो आप उस मसले को हल करेंगे। मतलब पीछे तो आपने ए बी सी तो आपने देख लिया, वो सारी चीजें, मतलब आपने उसको स्कोर भी दे दिया, लेकिन डी पे जब आप आते हैं तो डी में आप ये सारी चीजें चेक करोगे, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपका सही है तो आप उस मसले को आगे देखेंगे, लेकिन अगर इसमें से एक भी गलत हुआ या एक भी क्रॉस आया तो आप उस मसले को मतलब नहीं देखेंगे, वो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 स्कोर आया आपका इसमें से, मतलब एक भी आया ना, एक भी अगर क्रॉस हो गया तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा, और अगर सारे टिक हो गए तो आपका स्कोर 1 काउंट होगा, ठीक है। तो अगर एक भी इसमें से गलत हो गया तो मतलब आपका स्कोर 0 होगा, 0 होगा तो आप यानी इस प्रॉब्लम में आप फेल है, आप इसको हल नहीं करेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे। इफ एनी पर्ल फैक्टर नो, अगर कोई भी नो आया तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा, प्रायोरिटी स्कोर 0, तो प्रॉब्लम इज एक्सक्लूडेड, यानी वो आपकी लिस्ट से वो मसला निकल जाएगा और फिर आप उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे ये करते हैं। फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन जो है, जो हमने पढ़ा कि भाई 80% बच्चों में माल न्यूट्रिशन है और कम्युनिटी के 80% बच्चे जो है इस चीज से अफेक्टेड है, ठीक है। तो आपने देखा कि साइज ए जो है आपका क्या आया, साइज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इतने सारे बच्चे जो है इससे अफेक्टेड है, ठीक है, 8/10 आया, तो आपने ए लिया 8, ठीक है। बी, बी में आपने देखा अर्जेंसी, वो 20 में से हम ले रहे थे ना, अर्जेंसी, सेवेरिटी, इकोनॉमिक लॉस, कम्युनिटी, तो हर एक को आपने 5-5 में से नंबर दिए, वो आपका आया 16, ठीक है। तो बी आपका आ गया 16। फिर इफेक्टिवनेस, यानी आप इसको कैसे हल कर सकते हो, अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, इसके लिए अच्छे अच्छे तरीके कार है, तो वो आपने सी को नंबर दिया 8 में से 10, ठीक है। अच्छा, फिर डी को आप देखोगे कि हाँ ये चीज हमारे काम भी है, इसके लिए हमारे पास फंड्स भी है, कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट भी करेगी, इसके लिए हमारे पास लोग रिसोर्सेज भी है, और ये चीज कानूनी तौर पर भी सही है। ये सारी चीज आपकी टिक आ गई यानी सही हो गई, तो आप इन सबको 1 काउंट करोगे, यानी ये सब जब ठीक हो गया तो डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सब का आपने क्या लेना है, जैसे ए हमारे पास 8 आया, बी हमारे पास आया 16, सी हमारे पास आया 8 और डी हमारे पास आया 1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 16, आपने इन दोनों को प्लस किया, 8 सी की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 1 ना, तो इन दोनों को प्लस किया, 24 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो आपके पास स्कोर आ जाएगा 192। अब 192 जो है काफी बड़ा स्कोर होता है, यानी इतना बड़ा स्कोर आना, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम हाई प्रायोरिटी है, आपने उसको ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा अच्छे तरीके से, यानी सबसे पहले आपने उसको हल करना है, ठीक है। तो मेनली आपका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए के नंबर होंगे 10, बी के नंबर होंगे 20, सी के नंबर होंगे 10 और डी के नंबर होंगे 1, ठीक है। अगर इसमें से डी में एक भी 0 आया तो आपका ये पूरा
क्रॉस हो जाएगा, यानी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर D1 आया तो बाकी सारी चीजों को आप इसी तरह करके स्कोर निकालेंगे। तो जितना ज्यादा स्कोर आ गया वो मसला आपका पहला, अगर 192 आया, दूसरा मसला 170 आया, तीसरा 150 आया, तो 170 को आप इसके बाद हल करेंगे, 150 को उसके बाद हल करेंगे, और इसी तरह फिर हम स्कोर बाय स्कोर चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन इन एडवांटेजेस ऑफ द हेनलन मेथड। अब इसका जो है फायदा क्या होगा, या फिर हम इसको मतलब जब स्कोर आया तो फिर हम उससे क्या वो लेंगे, यानी कैसे हेल्प लेंगे और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन सबसे पहले उसका हाई स्कोर आ गया तो मतलब मसले को इमीडिएटली सबसे पहले आपने हल करना है। अच्छा जी, इसी तरह मतलब हाई स्कोर आया तो इसका मतलब ये कि आपने उस मसले को सबसे पहले हल करना है, ठीक है। मीडियम स्कोर आया, जैसे हमने 92 192 हमारे पास हाई स्कोर आया था, तो अगर इससे नीचे आ गया तो वो मॉडरेट प्रायोरिटी है, यानी उसको आप एक आध हफ्ते में देख सकते हो, ठीक है। फिर लो स्कोर आया, यानी बहुत कम स्कोर आया, तो उसका मतलब ये कि आप उसको अभी देखेंगे, अभी उसका इलाज नहीं करेंगे, अभी उसको देखेंगे कि वो आगे जाके किस तरह वो बीमारी फैल रही है या फिर उसका क्या नतीजा आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम मॉनिटर करेंगे और बार बार उसको असेस करेंगे। और जीरो आया तो जीरो मतलब वो तो आपका फेल हो गया ना, वो तो आप उस चीज को, वो तो आपके हद से बाहर है, ये ना आप तो उस चीज को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीरो में हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर जीरो के अलावा बहुत बड़ा स्कोर आया है तो इसका मतलब कि उसको पहले हल करना है। अगर थोड़ा बहुत मीडियम स्कोर है तो उसको आप उसके पहले मसले के बाद हल करेंगे, ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। और अगर लो स्कोर है तो इसका मतलब ये कि उसकी ज़रूरत कम है, उसको बाद में देखा जाएगा, या अभी आप उसको मॉनिटर करोगे, देखोगे, ठीक है। ज़ीरो स्कोर आया तो आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हो, यानी इस प्रॉब्लम को आप लिस्ट से हटा दोगे, ओके। अच्छा, इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या हैं कि ये ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक है। इसमें आप पर्सनल बायस नहीं है, यानी आप इसमें कोई गलती होने के गुंजाइश इतने ख़ास नहीं होते। जो भी होता है नंबर के हिसाब से होता है, फ़ॉर्मूले के हिसाब से होता है, ठीक है? तो इसमें कोई इतना गलती की गुंजाइश नहीं होता। अलाउज़ कंपैरिज़न ऑफ मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली। इसमें आप कई सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कंपेयर करते हो, उनका जो है वो स्कोर निकाल कर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो जिसका स्कोर जितना आया बहुत ज्यादा आया उसको आप उस हिसाब से ठीक करेंगे। कंसिडर बोथ कम्युनिटी नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। इसमें आप सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखते हो बल्कि ये भी देखते हैं कि हम जो है उस मसले को हल कर सकते हैं या नहीं, यानी मसला हमारे हल करने का नहीं है तो हम उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ते, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डेटा और रिसर्च पर ये चीज मबनी है, आप खुद से नहीं कर सकते। मतलब ये जो भी करोगे तो डेटा लोगे, फिर रिसर्च करोगे तो इस हिसाब से करोगे। और इसी तरह यूजफुल फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट। फिर यही चीज जो है वो मतलब आगे जाते हैं, वो आगे जाके आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, दूसरे प्लानिंग कर सकते हो। और पर्ल टेस्ट इंश्योर ओनली फीसिबल प्रॉब्लम्स आर प्रायोरिटाइज। और पर्ल टेस्ट का इसमें ये फायदा होता है कि जो प्रैक्टिकल चीज होती है, जो प्रैक्टिकल मसला होता है, उसी को हल किया जाए। एक मसला जो हल होने का नहीं है तो आप उसको नहीं हल करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसके फायदे और इंटरप्रिटेशन आपको बताएंगे, ओके। मेथड नंबर 4 इज बेसिक प्रायोरिटी रेटिंग सिस्टम, जिसको हम BPRS कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया जाए, डेफिनेशन और फॉर्मूला बताया जा रहा है, ठीक है। A simplified numerical scoring system that calculates a priority score by multiplying 3 key factors। मतलब ये भी वही पिछले उसी की तरह फॉर्मूले की तरह है, लेकिन उसमें हम 4 चीजें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम 3 चीजें मल्टीप्लाई करते हैं। और वो 3 चीजें क्या है, मैग्नीट्यूड, सेवेरिटी एंड इफेक्टिवनेस। यानी उसका साइज क्या है, ठीक है, वही बात। सेवेरिटी, उसका सीरियसनेस क्या है, और कितना हम कितने हद तक उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम 3 चीजें, 3 फैक्टर फार्मूला है, ये भी फुली बेस्ड ऑन डेटा है, यानी आप डेटा लोगे तो उसके बेस पे करोगे, और इजी टू कंपेयर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं, ठीक है। और ये हैनलन मेथड से, जो पीछे वाला मेथड था, उससे ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, उससे जल्दी हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, ठीक है। इसमें जो है आप मैग्नीट्यूड लेते हो, मैग्नीट्यूड यानी वही साइज कि वो कितनी आबादी में वो बीमारी फैली हुई है, ठीक है। कितने लोग उससे मुतासिर है, कितनी प्रॉब्लम बड़ी है, ठीक है।
उसको आप 10 में से नंबर दोगे। अगर नंबर बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा मसला है, कम है तो कम मसला है, ठीक है। सिवियरिटी जो है वो आप सीरियसनेस देखते हो, लेकिन वो हेनल मेथड में हम उसको 20 नंबर देते थे, यहाँ पे हम 10 नंबर देते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सीरियसनेस देखते हैं कि भाई उसकी अर्जेंसी और वो सारी चीजें, ठीक है। तो अगर सीरियस उसका ज्यादा है तो ज्यादा नंबर, कम है तो कम नंबर, ठीक है। नंबर 3 पे आएगा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी किस तरह आप उस मसले को हल कर सकते हो, वैक्सीनेशन करके वगैरह, उस कौन से ऐसे तरीके आपके पास है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर इफेक्टिवनेस यानी हल का तरीका आपके पास अच्छा है तो ज्यादा नंबर, ठीक है। तो इसी तरह आप नंबर लोगे और उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट जो आएगा उसी बेस पर फिर आप काम करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास सिनेरियो है, कैलकुलेट बीपीआरएस स्कोर फॉर 3 प्रॉब्लम टू डिटरमाइन व्हिच शुड बी प्रायोरिटाइज फर्स्ट। 3 मसले आपके पास, तीनों में से आपने ये प्रॉब्लम जो है वो ये फॉर्मूले के बेस पर आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा मसला आपने पहले हल करना है। फॉर एग्जांपल एक मसला है माल न्यूट्रिशन, एक है डायरिया और एक है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इनमें से, इन तीनों में से आपने पहले कौन सा मसला हल करना है। फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन का जो मैग्नीट्यूड है यानी उसका जो साइज है वो है 8, उसकी सेवेरिटी है 9 और उसका इफेक्टिवनेस है 8, ठीक है। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 576, ठीक है, जो हाईएस्ट है। दूसरा है डायरिया, तो डायरिया का मैग्नीट्यूड है मतलब साइज है 7, उसकी सेवेरिटी है 7 और उसकी इफेक्टिवनेस है 8, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 392, ठीक है। इसी तरह हाइपरटेंशन जो है उसका 567, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 210। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा है यानी जो स्कोर सबसे ज्यादा है, जैसे 576 सबसे ज्यादा है, तो इस प्रॉब्लम को हम पहले हल करेंगे, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन हमारे पास फर्स्ट आएगा, डायरिया सेकंड आएगा, हाइपरटेंशन थर्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह रिजल्ट्स में आपको बताया जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन डायरिया से ज्यादा खतरनाक है, तो आप माल न्यूट्रिशन को पहले डील करेंगे, फिर डायरिया को डील करेंगे और हाइपरटेंशन को बाद में डील करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड मतलब एग्जाम्पल आपको बताया गया है। नंबर 5 जो तरीका है या जो प्रोसीजर है दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच। इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है और इसे हम कम्युनिटी एज अ पार्टनर के चैप्टर में शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें आप क्या करेंगे, कम्युनिटी मेंबर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें आप कम्युनिटी के लोगों का एक मीटिंग बुलाएंगे या कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे और लोगों को एक जगह जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि हम किस मसले को पहले हल करें, ठीक है। इसमें ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई तरीकाकार है, ना कोई साइंटिफिक रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों के ओपिनियन पर चलते हो कि लोग जो कहें आप उस मसले को हल करें, ठीक है। उसमें उसके भी कुछ स्टेप है, जैसे आप पहले कम्युनिटी मीटिंग्स बुलाते हो, फिर उनमें से मसले पूछते हैं कि मसले क्या है, ठीक है। फिर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि भाई उनको हल कैसे करें, और लास्ट में आप वोटिंग करते हो या कंसेंसस करते हो कि भाई मसले तो बहुत है लेकिन पहला मसला कौन सा हम हल करें, या कोई एक मसला जिसको हल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वो बस डिस्कशन से होगा सब, ठीक है। अच्छा, इसमें फायदे क्या होंगे कि इट एम्पावर्स कम्युनिटीज, मतलब आप जो है लोगों से पूछते हैं तो लोग आपको मतलब बताते हैं सब कुछ, ठीक है। और उनको एक एम्पावरनेस फील होती है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई वो जो है लगता है कि उनकी आवाज सुनी गई है, वो अपना अपना फैसला खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बिल्ड ओनरशिप एंड ट्रस्ट, ठीक है। जब लोग खुद फैसला करते हैं तो वो उस पर अमल भी करते हैं और प्रोग्राम को सपोर्ट भी करते हैं आगे जाके, ठीक है। इसी तरह इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी लोग खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो उसको लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। नुकसान ये है कि मे बी ओपिनियन बेस्ड, यानी इसमें जो है ओपिनियन बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। तो इसमें डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लोगों की राय पर जो है वो फैसला होता है, ठीक है। तो अगर लोगों को सही मालूमात नहीं है और वो छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाकर वोट दे सकें या वोट दे दें, ठीक है, तो फिर मसले थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर वोटेड इज वन कम्युनिटी प्रायोरिटी। जैसे लोगों ने कहा कि भाई पानी साफ नहीं है तो सबसे पहले हम पानी का मसला हल करें, तो ये जो है इसी तरीके से लोगों से पूछ के किसी मसले को प्रायोरिटाइज करना। ओके, ये आपको पांचों टेक्निक्स का जो है वो कंपैरिजन बताए गए हैं। सिंपल रैंकिंग में हमने बात की कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट है, ठीक है।
ये आप जो है रैंक करते हो जो फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं होता, बस आप मसलों को नंबर वाइज देखते हो, जल्दी होता है, इजी है और साइंटिफिक नहीं है, मतलब ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। डेल्फी टेक्निक जो है ये एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन से होता है, आप लोगों को वो क्वेश्चनर भेजते हो, इसमें बायास का खतरा कम होता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। हैंडल मेथड जो है ये न्यूमेरिकल है, मतलब इसमें नंबर्स यूज होते हैं, फीसेबल भी है, फीसेबल यानी आपको लगता है कि कौन सी चीज आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, ठीक है। साइंटिफिक है और एक तरीका कार इसका मौजूद है, लेकिन इसके लिए आपको डेटा चाहिए और अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। बीपीआरएस जो है ये भी न्यूमेरिकल है, मतलब नंबर वाइज है, ये सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। और ये फिजिबिलिटी फैक्टर इसमें नहीं है, मतलब इसमें आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कौन सी चीज मैं कर सकता हूँ, कौन सी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी से आप पूछेंगे उसमें उनको ओनरशिप एम्पावरमेंट मिलती है, और लेकिन इसमें डेटा वगैरह नहीं होता, ये बस उनकी राय के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है 5 मेथड और उनके डिफरेंस जो थे, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ नर्स एंड प्रायोरिटी सेटिंग, ये एज अ नर्स आपका क्या रोल हो सकता है? पहला ये कि आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी कम्युनिटी का डेटा होता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, फिर जो जो मसला होगा जो ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, जिसको ज्यादा हल करने की नीड है, उसको हल करना, फिर डिसीजन प्रोवाइड करना, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेना, और फिर उस चीज के लिए काम करना, ठीक है। जो वल्नरेबल या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, जिनको ज्यादा सपोर्ट की नीड होती है, उनको रिप्रेजेंट करना, उनके लिए काम करना, ये एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ तक जो है हमारा पार्ट 7 जो था, 7 था या 6 था आई थिंक, जो कि प्रायोरिटी सेटिंग के ऊपर था, वो हमने एंड कर लिया। इसके बाद कैलीज एंड डेलीज के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।